सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली में गुड मॉर्निंग ही हो रही है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तीनों इसलिए बोलता हूँ कि जो भी जिस टाइम देख रहा है उसको वो मिल जाए। ठीक है, तो फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। और आपने देखा होगा कि कल की क्लास में हम लोगों ने 26 फेब की सेकंड शिफ्ट को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग 26 फेब में जो आपका एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें जो थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, वो पूरे यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं। आप में से कोई भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले प्लस और माइनस को देखकर क्वेश्चन को अलग कर दीजिए। ठीक है, मैं हमेशा से ये बोलता हूं अगर ब्रैकेट नहीं है तो। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तीन क्वेश्चन बन गए, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, तो यहां से काटते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 164 ही आ रहा है। देख लो, 5 1 जा 5, 3 यहाँ, 5 6 जा 30, 1 यहाँ, 5 2 जा 10, 162 आ रहा है। तो यहाँ पर ये आ गया 162। ठीक है, 162 के बाद माइनस में 25 × 13 हो रहा है, तो 13 25 से कितना होगा, तो 250 और 75, तो कितना हो जाएगा, 25 3 जा 75 का 5, 7 कैरी ओवर, 25 1 जा 25 और 7 32, तो 325 प्लस 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो यहां पर आ जा रहा है 162 माइनस में 301। ठीक है, अब इसमें से हम अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जा रहा है, माइनस का 139। आंसर तो आ ही नहीं रहा है भाई, माइनस का 139 आना चाहिए ना। तो देखते हैं, 139 ही आ रहा है एक्चुअली में। 139 और 162 को ऐड करेंगे तो 301 आ रहा है। हाँ, तो माइनस का 139 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्नेहा अकेले किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करती। स्नेहा मैम जो है वो 30 दिन में किसी काम को कंप्लीट करती है। अंजू अकेले उसी काम को 45 दिन में पूरा करती है। अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक अकेले काम किया, फिर काम छोड़ दिया, तो स्नेहा अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगी। भैया अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल लेता हूं तो इन दोनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 90। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी एफिशिएंसी देखते हैं तो वो कितनी कितनी आ रही है, 33 जा और 45 2 जा। गॉट इट। यहां पर बोला गया है कि अंजू 15 दिन तक काम करती है। अंजू अलोन वर्कड फॉर फर्स्ट 15 डेज एंड देन लेफ्ट डीवर। अंजू जो है वो पहले 15 दिन काम करती है, मतलब 2 की स्पीड से अगर 15 दिन अंजू काम करती है तो 30 काम अंजू ने कंप्लीट कर दिया। अब अंजू 30 काम कंप्लीट करने के बाद चले जाती है। अब स्नेहा से बोला जाता है कि आप कंप्लीट करो जो बचा हुआ काम है। तो 30 काम अगर कंप्लीट हो जाता है, 30 काम कंप्लीट हो जाता है तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 60। इस 60 काम को स्नेहा को करना है और कितनी स्पीड से, 3 की स्पीड से, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 3 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 दिनों में ये पूरा कंप्लीट करेगी। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई। साइकिल का विक्रय मूल्य निकालिए भैया। 120 रुपए कॉस्ट प्राइस थी भाई, 15% का प्रॉफिट लिया, मतलब उसको कितने में बेचा, कितने में बेचा। देखिए 15% का मतलब अगर मैं फ्रैक्शन में जाता हूं तो इसका मतलब होता है 3/20। गॉट इट। मतलब 20 की चीज को मैं 23 में बेच रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसको 20/23, मतलब 23/20 का हिस्सा इसका करना है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से बोलें, 15% का प्रॉफिट कमाना तो मुझे उसको 115% में बेचना होगा। तो परसेंट रिमूव करके 100 आता है, तो इसी को हम 23/20 लिख सकते हैं। तो दो तरीके मैंने बता दिए यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर ये कट जाएगा और ये 6 बार में आएगा, तो 6 × 23 कितना हो जाएगा, 138। तो $138 में, $138 में इसने क्या बेची, बाइसिकल बेची। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर बोला गया कि 4p इज इक्वल टू 5q। तो यहां से p और q का अगर मैं रेशियो निकालता हूं, p और q के रेशियो को हम p/q भी बोल सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, 5/4। दूसरा दिया हुआ है कि 3q की वैल्यू जो है वो 4r के बराबर है। तो यहां से Q और R का रेशो, दूसरे शब्दों में हम इसको Q/R भी बोल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, 4/3। अब यहाँ पर घूर कर देखते हैं तो यहाँ पर Q 4 है और यहाँ पर भी Q 4 है, मतलब इन दोनों में रिलेशन हमारा बैठ गया। अगर नहीं बैठता तो बैठाते, दोनों को सेम करना होता, क्योंकि यहाँ पर Q है और यहाँ पर भी Q है, तो इनको दोनों की वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तभी इनमें रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर वैल्यू दी हुई है तो इनका रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है सर, 5/4, और फिर यहाँ से ये 4/3, ये ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर क्या बोला गया, तीनों का रेशियो निकालिए भैया, तो यही तो आंसर है। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं भी करते ना भाई, तो अगर आपने पी क्यू का रेशियो निकाला 5/4, तो 5/4 ना तो इसमें बन रहा है पी क्यू का रेशियो, इसमें 2 5 जा 10, 2 4 ये बन रहा है, तो इसमें दो ऑप्शन में बन रहा था, 5 और 4 इसमें नहीं बन रहा था, तो दो ऑप्शन में से आप तुक्का भी मार सकते, जब तुक्का की बात आती तब। ठीक है, चलिए। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 12% इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। जब भी सिंगल डिस्काउंट निकालना होता है या ओवरऑल डिस्काउंट निकालना होता है, तो उस केस में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किस तरीके से,
इसको लिखकर मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बताया है डिस्काउंट निकालने का, माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100%। तो यहाँ पर एक्स क्या है सर 15 है, दूसरा कितना है 12 है, दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा 15 और 2 17 10 27 माइनस में, चलिए 5 3 जा 15, 5 20 जा 4 5 जा, इससे बेस्ट ये रहेगा कि हम इसको ना करते हुए ना भाई, ये 15 इंटू 12 दिया था अपॉन में 100 दिया था ना, हम करते 15 और 12 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 15 150 और 30, तो कितना हो जाएगा 150 और 30 180 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर मैं जीरो हटा दूं तो एक के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 27 माइनस में 1.8 आ जाएगा, आखिरी में 1.8 माइनस होगा तो 0.2 एक ही ऑप्शन में आ रहा भाई, तो यही आंसर है। या फिर आप 25 में से 1.8 माइनस करेंगे तो 25.2 ही इसका आंसर है। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ 7,000 इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस स्कीम इज 20%। रेट दिया हुआ है आपको 20%। बोला गया है इफ 1750 इंटरेस्ट इज ऑब्टेन्ड इन हाउ मेनी मंथ सम इन्वेस्टेड। देखिए भैया 20% पर एनम आपको दिया हुआ है, 70,000 रुपए इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर, तो इस पर अगर आपको 1750 रुपए इंटरेस्ट मिल गया, एक बात बताइएगा 20% इंटरेस्ट मिल रहा है, 20% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 70,000 पर 20% इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कितने समय में मिलेगा। तो मैं निकालता हूँ सर कि जो एसआई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। मैं यहाँ पर फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, करता नहीं हूँ वैसे, इस बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1750 इंटरेस्ट मिला है, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर 7,000 है, रेट क्या आ रहा है सर 20%, टाइम क्या आ रहा है नहीं पता, टाइम ही निकालना है और जीरो नीचे, दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, तो 72 का कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया भैया 175 अपॉन में 140, ठीक है, 5 से काट दें इसको, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, डायरेक्ट कट रहा था यार ये तो, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5/4 ईयर इसका आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको मंथ में बोला हुआ है, अगर ईयर को मंथ में ले जाना हो तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो मंथ में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है एक्चुअली में वो कितना आ रहा है 5/4 ईयर, इसको मंथ में ले आना है तो 12 का मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना हो जाएगा 15 मंथ इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 महीने। वॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यू स्टूडेंट हैविंग वेट ऑफ 47 किलोग्राम ज्वाइन द क्लास ऑफ 41 स्टूडेंट। 41 बच्चों की क्लास में एक 47 किलोग्राम का विद्यार्थी अगर ज्वाइन करता है 47 किलोग्राम का, तो जो एवरेज वेट है क्लास का वो कितना कम हो जाता है, मान लेते हैं हाँ एक्स होगा तो वो रिड्यूस होकर 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है। तो नए बच्चे का क्या बोला गया है, न्यू एवरेज ऑफ द क्लास, न्यू एवरेज वेट ऑफ द क्लास, तो एवरेज वेट कितना होगा न्यू क्लास का, भैया 42 स्टूडेंट्स है ना। एक बात बताइए, एवरेज अगर 1.5 किलोग्राम कम हो गया, 1.5 किलोग्राम कम होने का मतलब क्या हुआ सर, 1.5 किलोग्राम कम हुआ मतलब कितने लोगों का कम हुआ 42 लोगों का, तो 42 का अगर 1.5 किलोग्राम में कम करता हूं तो टोटल 15 2 जा 30 होगा, 15 4 जा 60, तो टोटल 63 कम हो रहा है। अच्छा 63 कम क्यों हो रहा है, किसी के आने से 63 किलोग्राम कम क्यों हो गया वजन, एक बात बताइए मुझे। क्योंकि कहीं ना कहीं सर देखिए, अगर मान लेते हैं एक्स एवरेज है और जो व्यक्ति आया हुआ है वो एक्स ही किलोग्राम का अगर आ जाता तो क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चा आया है वो 47 किलोग्राम का आया हुआ है और उसके आने से क्या फर्क पड़ा, हम मान लेते हैं कि जो एक्स रहा होगा ना सर, वो मान लेते हैं कि 47 किलोग्राम ही रहा होगा, लेकिन इसके आने से अगर फर्क पड़ गया इसका मतलब वो व्यक्ति कुछ गड़बड़ करके आया हुआ है। वो कितनी गड़बड़ की उसने सर, 63 किलोग्राम की गड़बड़ की, और 63 किलोग्राम की गड़बड़ कितने पर कर दी उसने, तो आप बोलेंगे सर 63 किलोग्राम, वो यहां से देखिए उसके आने से 63 किलोग्राम वजन कम हो गया, इसका मतलब वो 63 किलोग्राम कम लेकर आया था, मतलब उसको 63 किलोग्राम अगर मैं बढ़ा देता तो हमारा एवरेज सेटिस्फाई हो जाता। क्या बात समझ में आई। लेकिन क्या ये सही है आपका आंसर, अगर मैं आपको इसको बेसिक से बताता हूं तो सर यहाँ पर 41 का जो एवरेज आ रहा है एक्स है, तो यहाँ पर 41 एक्स इसका टोटल सम आ जाएगा। बाद में सम कितना हो गया, तो वो बाद में सम हो गया 42 एक्स माइनस में 42 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो वो आ रहा है एक्स एक्स माइनस 63, और उसी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, उसी की वैल्यू दी हुई है 47। तो यहाँ पे मैं अगर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो 47 उधर जाएगा तो 110 इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द न्यू एवरेज वेट ऑफ द क्लास, देखिए यहाँ पर भी तो 110 आ रही थी, न्यू एवरेज वेट कितना है भैया, तो एक्स की वैल्यू अगर 110 आई हुई है और बाद में एवरेज 1.5 किलोग्राम कम हो जा रहा है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 108.5। देखिए ध्यान से यहाँ पर ऑप्शन में 110 भी दिया हुआ है, 108.5 भी दिया हुआ है,
कंफ्यूज होकर 110 नहीं लगा देना, क्योंकि 110 तो एक्स की वैल्यू आई हुई है, पहले एवरेज था, लेकिन उसने क्या पूछा है, न्यू एवरेज, मतलब बाद में कितना हो गया, तो बाद में सर 110 से कम होकर ये हो गया, तो एक्चुअल सही आंसर ये है। गॉट इट। तो ये थी आपकी शॉर्ट मेथड और ये थी आपकी बेसिक मेथड, दोनों से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये शॉर्ट मेथड उसी को आ सकती है जिसको कंसेप्चुअल क्लियरिटी है एवरेज की। ठीक है, चलिए। 27 लड़कों के एक समूह का औसत आयु 21 वर्ष है। 27 लड़के हैं भैया, 27 बॉयज हैं, उनका जो एवरेज आ रहा है वो 21 ईयर आ रहा है। एक बॉय छोड़ देता है ग्रुप को, तो जो एवरेज बन जाता है वो 21.7 बन जाता है। भैया किसी के जाने से एवरेज बढ़ जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो जाता है? कोई छोड़कर गया तो एवरेज उल्टा कम होने की वजह बढ़ गया, ऐसा क्यों होता है वो अभी बताता हूं मैं। आगे क्या बोला कि एवरेज ऑफ व्हाट इज द एज ऑफ बॉय, जिस बॉय ने छोड़ा उसकी एवरेज एज, उसकी एज कितनी रही होगी। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपके साथ जो भी है उस व्यक्ति के जाने से आपको फर्क कब नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति के जाने से आपको फर्क जब नहीं पड़ेगा जब उसी के वजन का कोई व्यक्ति आ जाए, तब फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर मैं बोलता हूं कि अगर कोई व्यक्ति के जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वो व्यक्ति एवरेज ही गया हुआ है। लेकिन आप बताइए, एक व्यक्ति के जाने से कहीं ना कहीं 0.3 ईयर एवरेज एज कम हो जा रही है, कितने, 26 लोगों की। तो टोटल एवरेज एज कितनी कम हो रही है 26 लोगों की, तो वो हो रही है 7.8 ईयर कम हो जा रही है। अच्छा, ऐसा कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति गया है ना, वो 21 साल का नहीं गया। अगर वो 21 साल का जाता, अगर 21 साल का ही व्यक्ति जाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 21 साल का ही व्यक्ति आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 21 साल का व्यक्ति के जाने से अगर टोटल 0.3 ईयर एज कम हो गई, इसका मतलब टोटल 26 लोगों की 7.8 ईयर एज कम हो गई। और वो कम क्यों हुई? क्योंकि जो व्यक्ति था वो उसका हिस्सा क्या करके गया था, ज्यादा लेकर गया था। 21 साल का जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब गया तो एवरेज कम हो गया। एवरेज कम क्यों हो गया? क्योंकि वो कुछ ज्यादा लेकर गया होगा ना। तो वो व्यक्ति कितना लेकर गया होगा सर? तो वो 21 में से अगर मैं 7.8 माइनस करता हूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका 2.8 ईयर। क्या पूछा था? व्हाट इज द एज ऑफ बॉय हु लेफ्ट। ध्यान से देखिएगा भाई, कहीं पर कुछ गलत कर रहा हूं मैं। 27 साल का व्यक्ति था, उनका जो एवरेज, क्या बोला, एवरेज एज ऑफ 27 बॉयज इज 21 ईयर। 27 बच्चों का एवरेज 21 ईयर है। इफ अ बॉय लेफ्ट द ग्रुप द एवरेज एज बिकम 21.7। 21.7 हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि 0.3 कम हो जाती है। सॉरी, 0.7 बढ़ गई है ना यहाँ पर, तो यार गलती से मिस्टेक हो गई यार, यहाँ कम हो रही है, मैं एवरेज एज बढ़ा रहा हूँ, देखने में गलती हुई। देखिए, 27 बॉयज की जो एवरेज एज थी वो 21 ईयर थी। बाद में उसके जाने से यहाँ पर एवरेज एज बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 21.7। तो कितनी बढ़ गई सर? 0.7 बढ़ गई। कितने लोगों की? 26 लोगों की। तो कितनी बढ़ी टोटल? तो 7 6 42, 14 118, तो 18.2 इंक्रीज हो गई। इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि वो जो व्यक्ति गया हुआ है वो 21 ईयर लेकर नहीं गया है, वो अपना 18.2 छोड़कर गया होगा। इसका मतलब वो व्यक्ति 2.8 ईयर का होगा, वो अपना हिस्सेदारी यहाँ पर छोड़कर गया, इसलिए बढ़ गया। मतलब मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 27 लोग एक साथ रहते हैं तो उनका कुछ एवरेज खर्च आता होगा, लेकिन एक व्यक्ति के जाने से उनका खर्च बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति गया हुआ है वो कहीं ना कहीं कम लेकर गया हुआ है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है सिंप्लीफिकेशन की बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास क्या बोलता है? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में सबसे अंदर के ब्रैकेट 12 में से 6 गया 6, 48 में से 53 गया तो माइनस का कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 6 में से 5 गया तो हो जाएगा 1। तो सर इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं। तो अब बचा कितना? 1573 डिवाइड बाय 13। 13 से काटते 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, 13 वन जा 13, 121 इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है 70% ऑफ x1 इज इक्वल टू 6/7 ऑफ x2। ठीक है भैया, तो परसेंट रिमूव करके मैं 100 लगाऊंगा, लेकिन यहाँ परसेंट नहीं था, ध्यान रखिएगा। सुन सब सुन, किसकी धुन? प्यार की धुन। तो यहाँ पर सर x1 अपॉन में x2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 अपॉन में 7 चल रहा था, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10 अपॉन में 7 आ जाएगा। तो ये रेशियोज कितने आ गए? 60 अपॉन में 49। एक ही आंसर दिया हुआ, 60 अपॉन में 49। गॉट इट। चलिए, ए लोनली किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी अलोन उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट दी सेम वर्क। अगर ये साथ में काम करते हुए कितने दिन में कंप्लीट होगा भाई? जब भी दोनों का सेपरेट काम का दिया हो और दोनों को एक साथ काम करवा के आपको निकालना कि टोटल डेज कितने लगेंगे। दोनों को एक साथ काम करा के तो आपको कुछ नहीं करना है सर, इनके डेज का ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे उनके डेज को ऐड करना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2400 अपॉन में 100। तो ये टोटल 24 दिन में कंप्लीट करेंगे, यही इसका शॉर्ट तरीका था। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। इन एन एग्जाम, एक किसी परीक्षा में संदीप को
55% कम अंक मिलते हैं पासिंग मार्क्स से। देखिए भैया, संदीप भैया को ना 55% का मतलब क्या होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये मेरे पास डाउट में भेजा था एक स्टूडेंट ने। 55% मार्क्स कम मिलते हैं। 55% का मतलब क्या होता है कि 11/20। अगर पासिंग मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल पासिंग मार्क्स अगर 20 है, तो जो संदीप भैया को मिल रहे हैं ना, वो उसको 11 कम मिल रहे हैं, मतलब संदीप भैया को 9 नंबर मिल रहे हैं। गॉट इट? इसमें यही बोला ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि संदीप को 55% कम मिल रहे हैं, इसका मतलब अगर पासिंग मार्क्स 20 हैं तो उससे 11 कम मिलके 9 मिल रहे हैं। ही गॉट इतना। वो बोल रहा है संदीप को अगर 223.2 नंबर मिल रहे हैं, मतलब 9 की वैल्यू दी हुई है। वो बोल रहा है पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज इज 62%। पासिंग परसेंट जो है वो 62% है। 62% है, तो 100% मैक्सिमम मार्क्स रहे होंगे। तो 62% की वैल्यू इतनी, तो 100% कितना रहा होगा, 20/62 इंटू में 100। तो ये आपके कौन से नंबर रहे होंगे, 100% मार्क्स रहे होंगे। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है 9 की वैल्यू 223.2। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 9 8 ज़ा 72। तो इतनी एक की वैल्यू है। आपको निकालना कितने की वैल्यू है, 20/62 इंटू में 100 की वैल्यू निकालना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, 24/8 मल्टीप्लाई में 20/62 और इंटू में 100। दो, एक जीरो हटाकर एक पॉइंट रिमूव हो जाएगा। गॉट इट? 62 से ये 4 टाइम्स में पूरा चले जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, तो 800 इसका आंसर आ जाएगा, 800। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन था, और थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होना चाहिए। यहां पर कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, फ्रैक्शन किस तरीके से मानना है, ये पॉइंट देखकर कई बार घबराहट होती है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि 9 से इसको कंपेयर कराया हुआ, ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, सिंपल आंसर आएगा। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी, देखने में अजीब सा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। गॉट इट? चलिए, यदि 5 सेब, 5 एप्पल्स एंड 8 मैंगोज इस सेम एज कॉस्ट ऑफ, इनकी जो कॉस्ट है वो सेम है, किसकी कॉस्ट के बराबर है, 9 एप्पल्स एंड 4 मैंगोज। तो अगर मैं इनका यहाँ पर सबको एप्पल्स के साइड में एप्पल ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 9 एप्पल्स में से 5 एप्पल्स अगर माइनस कर देता हूँ, और यहाँ 8 मैंगोज में से 4 मैंगोज माइनस करता हूँ, तो 4 मैंगोज की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4 एप्पल्स के बराबर। तो यहाँ से मैंगोज और एप्पल की कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो भी आएगा वो 1:1 आएगा। गॉट इट? यहाँ पर क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ मैंगोज टू एप्पल, तो 1:1 आ गया। गॉट इट? चलिए, दो ट्रेन जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम पिछली शिफ्ट का क्वेश्चन जो कल की क्लास में सॉल्व किया था, सेम डायरेक्शन में जा रही है इस स्पीड से, मतलब यहाँ पर S1 और S2 जो दिया हुआ है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50। तो यहाँ पर जो इनकी स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। इफ देयर लेंथ, अगर उनकी जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है, 275 मीटर प्लस 350 मीटर, अगर दोनों को ऐड करता हूं मैं तो कितना आ जाएगा, 5, 12 का 2, एक कैरी ओवर 6, 625 मीटर। कितना जाएगा, 625 मीटर। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस दी स्लोअर ट्रेन। सेम क्वेश्चन डिक्टो लास्ट क्लास जैसा है, सेकंड में आंसर लाना है यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्लियरिटी दे देता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में ले जाना हो तो क्या करेंगे। देखिए, किलोमीटर का मतलब क्या होता है, लाइक मैंने लिख दिया 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में ले आना है, तो किलोमीटर को आर में ले जाने के लिए क्या करूंगा, किलोमीटर को मीटर में ले आने के लिए क्या करूंगा, तो आप बोलेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आर को सेकंड में ले जाना है, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 3600 का। तो आप यहाँ पर घूर कर अगर देखेंगे, तो यहाँ पर रेशियो बन रहा है 5/18, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो मैं कन्वर्जन यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1 किलोमीटर को अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले आना हो, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5/18 का। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड को वापस लाना हो, तो उसका अपोजिट 18/5 का। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि ये मीटर में दिया हुआ है, ये आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। टाइम निकालना है, तो टाइम होता है रिलेटिव स्पीड अपॉन में टोटल डिस्टेंस। स्पीड आपको दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में ले आना चाहूंगा, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 10 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर 180 मीटर पर सेकंड अपॉन में टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। एक्चुअली में ये टोटल डिस्टेंस ऊपर आएगी और स्पीड नीचे आएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आएगा, तो क्या हो जाएगा, 625 अपॉन में 180, कितने से कट रहा भैया, 8 5 13, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। चलिए, किससे कट रहा है अभी ये, 5 6 7 8, अब तो ये किसी से नहीं कट रहा है यार, ये आंसर कैसे आ रहा है फिर।
आंसर ये कैसे आ रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है? यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा था ये 50 आ रही थी यहाँ पर। 50 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, 50 किलोमीटर पर आवर में था, एक्चुअली मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आने के लिए यहाँ मैंने अभी बताया और मैंने खुद ने ही मिस्टेक कर दी बाय डिफॉल्ट। 5/18 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और मैंने ही मिस्टेक कर दी, 5/18 का ही होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो आ रही थी वो अपनी कितनी आ रही थी, 90 माइनस में 40, जो आ रही थी 50 किलोमीटर पर आवर। और इसको अगर मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो किसका मल्टीप्लाई होगा, 5/18 का। तो ये हो जाएगा 25, 250/18। और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, तो डिस्टेंस है सर 275 प्लस 350। तो कितनी है डिस्टेंस, 5, 7 5 12 का 2, एक कैरी ओवर 625 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर मुझे टाइम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो कितना हो जाएगा, 250 अपॉन में कितना आ जाएगा, 18 चल रहा था ना हमारा, 18, तो 18 यहाँ आ जाए, ठीक है। 25 10 जा, 25 25 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 2 9 जा, 9 5 जा 45, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2,000 रुपए एक वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिया जाता है भैया। 2,000 रुपए नहीं, एक्चुअली में 20,000 रुपए, 20,000 रुपए को एक साल के लिए दिया जाता है, 18% इंटरेस्ट है। तो आपको बोल रहा है हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज डन हाफ ईयरली। देखिए भैया, अगर ये 18% के हिसाब से देता तो ओवरऑल ब्याज आपको 18% ही मिलता, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर इसको हाफ ईयरली दे देता तो हाफ ईयरली में क्या होता, 9% 6 महीने में लगता, फिर 9% लगता। तो 9% अगर दो बार लगता तो ओवरऑल आपका ओवरऑल जो लग जाता वो कितना लग जाता, 9 × 9/100। तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा लग जाता, यहाँ पर ये प्लस ही होगा ना एक्चुअली में। तो 18.81 आपका इंटरेस्ट लगता है यहाँ पर। तो कितना ज्यादा लगता सर, 0.81 इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता, किस पर, 20,000 पर। तो 20,000 का आपको 0.81% निकालना, परसेंट के लिए नीचे जीरो, दो जीरो से सुन सा बसुन, दो जीरो से पॉइंट उड़ा, 81 टू जा 162 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर ये होता भाई, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपको बेस कितना दिया हुआ है, बेस की रेडियस तो वो दी हुई है 4.2, हाइट कितनी दी हुई है, तो वो दी हुई है 8। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलेगा भैया, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो कैसे निकालेंगे, एक सेकंड, टोटल सरफेस एरिया नहीं, ये मैंने एरिया लिख दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है सर पाई आर एल, मतलब ये 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो 2 पाई आर एच प्लस में होता है ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुटिंग करूंगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब दो सरफेस ये हो गई, दो सरफेस ये, तो वो हो गया 2 पाई आर एच, देखिए पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और दूसरा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच ये लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूं तो वो होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू में 22/7, रेडियस कितनी दी हुई है, तो रेडियस ऑफ बेस दी हुई है 4.2, और ब्रैकेट में 4.2 प्लस में 8, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 इंटू में 22/7 इंटू में 0.6, और ये अंदर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 12.2। गॉट इट, 12.2, ये दो जीरो से दो जीरो रिमूव करके नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। 7 से ये कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ये नहीं कट रहा भाई, आंसर पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आ रहा है तो सॉल्व करेंगे। तो भैया बड़ा खतरनाक आंसर आ रहा है, लेकिन कुछ भी कहो, ठीक है। 44 12, 12 इंटू में 22 इंटू में 122 अपॉन में 7 इंटू में 100, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 22 122 टू जा कितना होता है, 244 का 4, 24 इधर, 244 में 4, 248, 258, 268 आ जाएगा, 268 का 8 आ जाएगा, ये आ गया अपना। अब इसमें 12 का मल्टीप्लाई फिर करना है, तो कितना आएगा भाई, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रब कर रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ तो चलेगा क्या, थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है, इरेज कर देता हूँ, ये आपका इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 4 जा 48 का 8, 4 कैरी ओवर, 12 8 जा 96 और 400 का 9, 12 8 जा 96 और 400 का 0,
10 कैरी ओवर, 12 6 जा 72 और 10 82 का 2 आ जाएगा, 8 कैरी ओवर, 12 2 जा 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, उसके बाद नीचे 7 है और इंटू 100 है, 7 से काटते हैं, 7 4 जा 28, 4 यहाँ, 7 6 जा 42, 0 7 1 जा 7, पॉइंट 7 1 जा 2 के पहले पॉइंट तो ये आ जाएगा, तो 46 पॉइंट, ये क्या आ रहा आंसर भाई, क्या मतलब कैसे आ रहा है इसका आंसर। अपन फिर से इसको एक बार रिपीट करके देख लेते भाई कि इसको कैसे आंसर आएगा। टोटल सरफेस एरिया बोला सिलेंडर का, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया सिंपल ही तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर ये आपका सिलेंडर दिया हुआ है तो इसमें ये एरिया प्लस ये एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बचा, 2 पाई r इंटू में r प्लस h, यही फॉर्मूला होता है। पता नहीं कहाँ मिस्टेक होगी, एक बार फिर से कर लेते हैं हम भाई। 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस कितनी दी हुई है यहाँ पर 4.2, और यहाँ पर हाइट कितनी दी हुई है, तो ये हो जाएगा 4.2 प्लस में 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में 4.2, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मान सकते हैं हम, 8 4 12, तो 12.2 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है भैया, चलिए अब यहाँ पर ये कट रहा है क्या, 7 6 जा 42 पूरा कट गया यार, 0.6, फिर भी पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने। ठीक है, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई। 2 इंटू में 20, 2 इंटू में 6 से कर देते हैं भैया, 12 6 जा 72, 720 और 12 732, 7.32। ठीक है, चलो 22 दूनी करते हैं, 22 दूनी कितना होता है 44 का 4 4 कैरी ओवर, 66 और 4 70 का 7 7 कैरी ओवर, 22 7 से कितना हो जाएगा 140 और 14 154, 154 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 161, 161 कितने के पहले पॉइंट, इतने के पहले। इसको फिर दो गुना करेंगे तो कितना आ रहा है 322.04, पता नहीं उसमें क्या कर दिया था भाई, ये आ रहा है, वहां पर 7 से डबल डिवाइड हो गया था आई थिंक, तो यही आपका आंसर है। गॉट इट। 3 नंबर आर इन द रेशियो दिस, उनका एचसीएफ दिया हुआ है दिस, फाइंड द नंबर, भाई जो भी नंबर होगा उसके अंदर उनका एचसीएफ होना जरूरी है। तो भैया एक बात बताइए, सबसे पहले तो नंबर इसी रेशियो में होना चाहिए, तो आप देखेंगे क्या ये नंबर इस रेशियो में बन रहा है, देखिए ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 2 जा 22, 11 9 जा, ये कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो दूसरा नंबर है इसमें 9 बैठा होना चाहिए, 9 सिर्फ इसमें ही बैठा हुआ है, इसमें नहीं बैठा हुआ है, तो सर ये भी नहीं कट रहा है, रेशियो को हमको ये आ ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही नंबर 3:9:11 में बन रहा है, तो पूरा चेक करना ही नहीं है भाई, यही आंसर है अपना। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर बोर्ड मास से आ गया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं हमेशा से प्लस माइनस को देखकर क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करिए, अलग करिए, तो यहां पर अब सॉल्व करेंगे हम। ये देखिए डिवाइड, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन पहले होता है, 143 इंटू में 13 अपॉन में 11 हो जाएगा, प्लस यहां पर ये डिवाइड होगा तो 156 डिवाइडेड बाय 13 इंटू में 12 हो जाएगा, माइनस 210 मल्टीप्लाई में 15 अपॉन में 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं भाई, डिवाइड करने से आपको किसी ने रोका नहीं है। 11 1 जा 11, 11 3 जा, तो ये हो जाएगा 169, प्लस 13 1 जा 13 2 जा, तो ये हो गया 144, माइनस 7 2 जा 7 30 जा, तो 225। सभी अपने अपने स्क्वायर बन रहे हैं भाई। ठीक है, तो यूनिट डिजिट देखते हैं, वैसे यूनिट डिजिट डिफरेंट नहीं है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 कितना होता है, 13 का 3, 1 कैरी ओवर, 5 और 6 11 का 1, 1 कैरी ओवर, 3 आ जाएगा, 313 में से 225 अगर मैं माइनस करूंगा तो 75 3 78, 75 और 88 इसका आंसर आ रहा है, एक ही आंसर है 88। ठीक है, चलिए रितु ने एक कैमरा को इतने में बेचा और इतना परसेंट प्रॉफिट होता है भैया, रितु ने 24,000 में एक कैमरा को बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस है, 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 100 की चीज थी, 20% में बेचा, मतलब ये 120% की वैल्यू दी हुई है। अगर वो 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता तो व्हाट प्राइस शुड ही सेल द कैमरा, 25% का प्रॉफिट मतलब उसको 125% में बेचना होता, तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो भैया आपको क्या करना है, जो कहीं ना कहीं 24,000 जो है वो वैल्यू वो आपकी 120% के बराबर है, चॉकलेट कंसेप्ट से आपको 125 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये कहीं ना कहीं दो गुना है, तो कितना हो जाएगा 250, 25,000 इसका आंसर आ रहा है भाई। ठीक है, चलिए ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। दिनेश ने 12 डजन एप्पल्स खरीदे, 12 दर्जन एप्पल्स खरीदे, किस रेट से, 300 रुपए पर डजन की रेट से, 300 रुपए पर डजन की रेट से। ठीक है, 300 रुपए पर डजन, 12 दर्जन खरीदे 300 रुपए पर दर्जन की रेट से। आगे बोला गया है ईच एप्पल्स को बेचता है इतने इतने रुपए में। भैया ईच एप्पल की जगह में अगर सेलिंग प्राइस में, देखिए ये कॉस्ट प्राइस वाला केस दिया हुआ है,
12 दर्जन खरीदे, 300 रुपए पर डजन, मतलब यहाँ पर हर दर्जन उसने कितने से खरीदा, 300 रुपए पर डजन के हिसाब से। ठीक है, और वो बेच रहा है कैसे, 30 रुपए का हर एक एप्पल बेच रहा है। तो मैं बोलता हूँ 30 रुपए का एक एप्पल बेच रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ 12 एप्पल अगर मैं बेचूंगा, 12 एप्पल, तो उसका मतलब एक डजन हो जाएगा। तो एक डजन को बेचने का रेट कितना हो जाएगा, 360 रुपए। एक दर्जन 300 में खरीदा, एक दर्जन 360 में बेचा, हमारा काम हो गया। प्रॉफिट निकालना भाई, तो 60 का प्रॉफिट आ रहा है। 300 पर परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। आपको बस एक चीज करना है, जितना खरीद रहे हैं उतना ही बेचना है, चाहे आप दर्जन में खरीदो, चाहे आप सिंगल खरीदो, चाहे आप 100 एप्पल खरीदो, चाहे आप 200 एप्पल खरीदो। तो यहां पर जो मुझे लगा वो दर्जन में लाना ज्यादा सही लगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 60 से ये 5 बार में चला जाएगा, 1/5 मतलब होता है 20%। तो 20% इसका आंसर हो गया। गॉट इट। तो 20% इसका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही थे आपके 26 फेब की थर्ड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, 26 फेब की फोर्थ शिफ्ट के साथ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच क्लास।